साथियों नमस्कार। आज का मेरा जो सेशन रहेगा ये फोर्जिंग स्टैंडर्ड पे है, IS 3469 और EN 10243। साथियों फोर्जिंग इंडस्ट्री में जब हम कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं या पार्ट को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड हमें फॉलो अप करना है। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड है बेसिकली ये ड्रॉप एंड वर्टिकल प्रेस फोर्जिंग के लिए है। जैसे कि ऑटोमोटिव में, एग्रीकल्चर्स में बहुत सारे पार्ट जो फोर्जिंग के हम बनाते हैं और उसके लिए इस स्टैंडर्ड का हम फॉलो अप करते हैं। तो फोर्जिंग के टॉलरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए, देखने के लिए कि कैसे हम देखें स्टैंडर्ड में, हम उसके लिए सबसे पहले 5 पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उस फोर्जिंग का वेट क्या है और फोर्जिंग का शेप किस तरीके से है और जो फोर्जिंग वाला पार्ट है, जिस पार्ट की हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं या उस पार्ट को हम चेक करना चाहते हैं जिसकी ड्राइंग हमारे पास नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि स्टील कौन सा है, कैटेगरी ऑफ स्टील यूज्ड, और एक टर्म आता है शेप कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर, और किस टाइप की डायमेंशन है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, थिकनेस है या फिर CD है, वो सारी चीजें अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले 5 चीजें होनी चाहिए पता। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मास ऑफ फोर्जिंग। अगर फोर्जिंग का कोई पार्ट है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे। तो उसका वेट सिंपल है, कोई बड़ा पार्ट है या छोटा पार्ट है तो उसका वेट होगा उसको हम वेइंग मशीन से वेट कर लेंगे, वो निकल के आ जाएगा। शेप ऑफ द डाई लाइन, अब वो पार्ट का शेप कैसा है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर फ्लैट है तो हमारा स्ट्रेट हो गया, अगर उसके एक तरीके से वेवीनेस या जेट टाइप शेप है तो उसको हम एसिमेट्रिकली क्रैंक्ड बोलेंगे। अगर हमारा शेप जैसे U टाइप का है तो सिमेट्रिकली क्रैंक्ड हो गया कि एक साइड में सारा उसका है प्रोफाइल। तो इस तरीके से शेप ऑफ द डाई लाइन हमारा आ गई, मास ऑफ द फोर्जिंग आ गया। फिर हम देखते हैं कि जो फोर्जिंग का पार्ट है उसका स्टील का ग्रेड क्या है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रो हम करवाते हैं। अगर स्पेक्ट्रो में हमारा कार्बन का परसेंटेज 0.65% से कम आता है और जो उसमें एलाइंग एलिमेंट हैं मैग्नीज, निकेल, क्रोम, मोली, वेनेडियम और टंगस्टन, ये बाई मास या बाई वेट 5% से कम होते हैं तो ऐसे स्टील को हम M1 स्टील बोलते हैं। ज्यादातर M1 स्टील ही हम यूज करते हैं, जैसे EN 8 हो गया, EN 19 हो गया और हमारा जैसे C30 हो गया, C20 हो गया, ये सारे M1 स्टील है। अब M2 स्टील की हम बात करें, उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.65% से अधिक होती है और एलाइंग एलिमेंट बाई वेट जो होता है आपका 5% से अधिक होता है, तो उसको M2 स्टील बोलते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है शेप कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। इसको निकालने के लिए मास ऑफ फोर्जिंग हमारे पास आ गया। अब जैसे आपका शेप जेट टाइप का शेप है या इस तरीके का शेप है तो इसके लिए हम पूरा देखते हैं कि ये वाला शेप किस रेक्टेंगल में या किस स्क्वायर में बनती आ रहा है। तो उसको हम देख लेते हैं कि सॉलिड मॉडल बन गया, L×B×T से उसका वेट हम निकाल लेते हैं और वही हमारा एनवेलप का वेट आया, तो उससे हमारा शेप कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर निकल के आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हम फोर्जिंग का स्टैंडर्ड हमने रिफर किया है 3469 में, उसमें फोर्जिंग की कौन सी डायमेंशन का टॉलरेंस हम देखना चाहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, मिसमैच देखना चाहते हैं, रेसिडुअल फ्लैश है या ट्रिम्ड फ्लैट है, पियर्स्ड होल है, अगर उसका आईडी में कितना टॉलरेंस रखना है, लेंथ में कितना रखना है, विड्थ में कितना रखना है, तो उसके लिए फर्स्ट ग्रुप ऑफ टॉलरेंस का एक चार्ट होता है बना इस स्टैंडर्ड में, उससे हमारा आ जाएगा। लेकिन
इसको देखने के लिए वही उस चार्ट में दिया होगा कि फोर्जिंग का वेट क्या है, डाई का शेप क्या है, कैटेगरी कौन सी है स्टील की, और शेप कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर क्या है। इनकी वैल्यू अगर आप पता होगी तभी इस चार्ट में आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा आ गया कि थिकनेस चेक करना है, इजेक्टर मार्क का टॉलरेंस कितना होना चाहिए, आपको फिर देखना है कि स्ट्रेटनेस का कितना टॉलरेंस होना चाहिए, फ्लैटनेस कितना होना चाहिए, सीडी का कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप इनको आइडेंटिफाई करके, इनको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। फिर चार्ट में जब अंदर जाएंगे तो दो चीजें होंगी, क्योंकि फोर्जिंग का ग्रेड, दो टाइप की फोर्जिंग का ग्रेड होता है। एक होता है आपका नॉर्मल फोर्जिंग, एक होता है क्लोज फोर्जिंग। नॉर्मल को हम बोलते हैं फोर्जिंग ग्रेड एफ, क्लोज को बोलते हैं ई। तो नॉर्मल में जाएंगे तो उसके लिए अलग चार्ट होगा सारी डायमेंशंस के लिए, और क्लोज में जाएंगे तो उसके लिए अलग चार्ट होगा इन सारी डायमेंशंस के लिए। उससे टॉलरेंस आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्जिंग का वेट वेरिएशन। जब पार्ट की हम फोर्जिंग करते हैं तो हम देखते हैं पार्ट टू पार्ट वेट वेरी करता है, बट कितना करना चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड आपका IS 3469 इसमें दिया हुआ है कि अगर फोर्जिंग का वेट जितना कम होगा वेरिएशन उसमें उतना ज्यादा अलाउड होगा। जैसे अगर 100 ग्राम का पार्ट है या 200 ग्राम का पार्ट है तो वहां 10% तक वेरिएशन अलाउड है। लेकिन जैसे जैसे वेट उसका बढ़ता जाएगा, 400 ग्राम 7%, आपका 800 ग्राम आ गया, 1 kg आ गया 6% हो गया, जैसे 10 kg आ गया 5% आ गया, 50 kg आ गया 3% आ गया। इस तरीके से टॉलरेंस का वेट वेरिएशन मिनिमम टू मैक्सिमम हम जा सकते हैं, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो साथियों, आज का हमारा सेशन इसी पे मैं अपना क्लोज करता हूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जो टॉलरेंस का चार्ट है, फोर्जिंग का स्टैंडर्ड है, इसको देखने में आसानी होगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत मेहनत लगता है यार।